हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। मैं हूं रवि सर और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस नीट के एग्जाम के लिए क्या होता है। नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरीके से पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट हमें करने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। स्टूडेंट, आपको वीडियो आखिर तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो नीट के लिए जो हमने केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है या फिर एनटीए जो है उन्होंने जो सिलेबस हमें दिया है उस सिलेबस को हम क्या करते हैं ना, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो ये जो तीन पार्ट है हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस के, वो कौन कौन से होने वाले स्टूडेंट? तो पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है बेटा, वो थर्ड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों भी पार्ट इक्विवेलेंट है स्टूडेंट। तीनों भी पार्ट क्या है? इक्विवेलेंट। वो कैसे इक्विवेलेंट है वो तो मैं आगे एक्सप्लेन करने ही वाला हूं आपको। पहले जान लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने टॉपिक है, इनऑर्गेनिक में कितने टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने टॉपिक है। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे ओवरऑल टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल हमें 8 टॉपिक दिए हैं। एक्चुअली इसमें जो थर्ड टॉपिक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक में भी आता है और फिजिकल में भी आता है। कुछ जो पॉइंट्स ऐसे है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं और कुछ पॉइंट जो होते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली टोटल 8 टॉपिक हमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करने हैं, स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया है बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमें 4 टॉपिक स्टडी करने हैं। तो 8 और 4 कितने टॉपिक हो गए बेटा? 12 टॉपिक हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, टोटल यहां पर आप देख पाओगे टोटल वैसे तो 7 टॉपिक है, और ये जो एडिशनल टॉपिक है बेटा फ्रॉम 2000, अगर मैं बात करूं 2024 के नीट की अगर मैं बात करूं, तो उस नीट का सिलेबस जब अपडेट हुआ था, एनटी ने जब सिलेबस अपडेट किया था, तो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी ऐड किया है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं बेटा, फिजिकल इनऑर्गेनिक के भी जो प्रैक्टिकल्स आपको रहेंगे, सीबीएसई का प्रैक्टिकल का हैंडबुक है, सीबीएसई का है प्रॉपरली एनसीईआरटी का, वो अगर आप रेफर करते हो तो आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्या है। और इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके लिए, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको क्या करना है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलिए अभी डिटेल में समझते हैं कि ये सिलेबस एग्जैक्टली हमें स्टडी कैसे करना है। तो आप देख पाओगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, टोटल कितने टॉपिक स्टडी करने हैं स्टूडेंट हमें, आप देख पाओगे यहाँ पर 1, ओके, 2, 3, ओके, 4, 5, 6 एंड 7 टॉपिक्स हमें क्या करने हैं बेटा? स्टडी करने हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो होगी आपकी 11th स्टैंडर्ड में, जब आप शुरुआत करोगे तो आपकी शुरुआत होगी बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप ठीक से कर लेते हो बेटा तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जर्नी आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो जीओसी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया है ना, नीट के सिलेबस के लिए हमने क्या किया है, इस जीओसी टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया बेटा? मतलब जीओसी फर्स्ट, ओके, तो जीओसी फर्स्ट में हम क्या करते हैं बेटा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। होप आपने 10th स्टैंडर्ड में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ओके, तो इस आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमिक्लेट करने के लिए। जीओसी फर्स्ट पार्ट में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमिक्लेट कैसे किया जाता है आईयूपीएसी के रूल से, अगर ये आप सीख लेते हो ना बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जीओसी सेकंड पार्ट में आते हैं, और जीओसी सेकंड में हम क्या करते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म सीखते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, आइसोमेरिज्म फिनोमिनन क्या होता है, क्या कंसेप्ट आइसोमेरिज्म में हमें यूज करना पड़ता है, ये यहां पर आप सीखोगे, और इंपॉर्टेंट भी है जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करोगे। और तीसरा जो पार्ट है बेटा जीओसी थर्ड की अगर मैं बात करूं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप सीखते हो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत सारे हैं और उस पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको हेल्प होगी, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत मतलब एक बड़ा और इंफॉर्मेटिव टॉपिक होता है और बेसिक टॉपिक होता है बेटा, जो आपको बहुत मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ना होता है, इस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा जीओसी खत्म हो जाए, हम आते हैं बेसिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ, जिसका नाम है बेटा हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन कोई छोटा टॉपिक नहीं है। एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर आप हाइड्रोकार्बन ठीक से कर लेते हो, 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यहां पर ही क्लियर हो जाएगी, 80% आपके रिएक्शंस भी यहीं पे कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स के लिए। पूरा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोकार्बन पर होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन टॉपिक इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप स्टडी करने वाले हो। तो हाइड्रोकार्बन को भी हमने बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया है? हाइड्रोकार्बन को भी हमने क्या किया है ना, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हाइड्रोकार्बन में आप इंट्रोडक्शन तो देखोगे ही। हाइड्रोकार्बन में आप सबसे पहले पढ़ोगे अल्केन्स, ओके, उसके बाद में आप पढ़ोगे अल्काइंस, ओके, उसके बाद में आप पढ़ोगे, सॉरी सीक्वेंस चेंज हो गया, उसके बाद में आप पढ़ोगे अल्किन्स, और लास्ट में आप पढ़ोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। तो ये वन बाय वन आप स्टडी करोगे। पहले आप अल्केन स्टडी करोगे, फिर अल्किन स्टडी करोगे, फिर अल्काइंस, और लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें आप क्या क्या स्टडी करने वाले हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या स्टडी करोगे बेटा, तो क्या क्या स्टडी करोगे, इसमें आपको इंट्रो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप समझोगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उनके प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड के बाद आपको स्टडी करनी पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी और क्या होगी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। अगर ठीक से आप समझ लेते हो, ठीक है, यहां पर मतलब आपको बहुत सारे रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जीओसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप रिएक्शंस भी समझ लोगे। 4 टाइप के रिएक्शन, 4-5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। वो सारे रिएक्शन ना आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे, जैसे कि एडिशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, रीअरेंजमेंट कब होता है, ये सारी चीजें आपको इन 2 टॉपिक में सीखने को मिलेगी। जो बच्चा ये दोनों टॉपिक ठीक से कर लेता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। फुल ऑन स्कोर आपको मिल जाएगा अगर ये 2 टॉपिक ठीक से कर लेते हो, क्योंकि ये दो टॉपिक अगर ठीक हो जाए तो बाकी जो टॉपिक मैंने यहां पर लिखे है ना, ये सारे के सारे जो टॉपिक है बेटा आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें से 80 to 90% रिएक्शन आपकी इधर ही कवर हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप ठीक से उसको क्या करते हो, स्टडी करते हो। अभी बात कर लेते हैं बेटा कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आप पीवाईक्यूज, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अगर आपने चेक किए होंगे बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग लगभग 15 to 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। कितने? 15 to 16 क्वेश्चन। अगर मैं इसको 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो मतलब 60 to 64 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं जब आप नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बाद में मैं एग्जाम पैटर्न जो होता है उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लगभग 15 to 16 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो क्या करता है, मतलब उसका वेटेज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी अभी आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेटा आपको कितने टॉपिक दिए हैं उन्होंने, देखिए 1, ओके, उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 टॉपिक की स्टडी आपको करनी है बेटा, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा बेटा आपका पीरियोडिक टेबल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, एक बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल आप समझ लेते हो, पीरियोडिक टेबल को रीड कैसे करना है, पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो आपको बहुत आसान हो जाता है अगले जो टॉपिक है ना उसको स्टडी कर रहा है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनको स्टडी करना आपको आसान हो जाएगा। इसीलिए आपका ध्यान होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आप क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स भी आप समझने वाले हो, तो पीरियोडिक टेबल ठीक से कर लेना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक अगर कोई है बेटा तो ये है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं ना बेटा तो मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं। कभी कभी तो मैंने ये देखा है 5 या 6 क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। हाँ, ये रिलेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कम्युलेटिव क्वेश्चंस हमें आते हैं, 2 या 3 टॉपिक का मिलकर एक क्वेश्चन हमें आ जाता है, तो उसमें भी हमें कंसर्न करना पड़ता है। तो केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान देना है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है बेटा, तो इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने बताया ना उसी टाइप के हमें स्टडी करने, उनके कंपाउंड्स वगैरह स्टडी करने होते हैं। अभी तो सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, पी ब्लॉक एलिमेंट का सिलेबस जो है पी ब्लॉक का बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हुआ है मतलब ऑलरेडी मैं एस ब्लॉक मैंने लिखा ही नहीं इसमें, वो टोटल निकल गया। तो रिड्यूस हुआ है मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ पॉइंट जो है तो वो कम कर दिए हैं। तो आपको प्योरली इसके लिए क्या फॉलो करना बेटा, एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये वो आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि कितना सिलेबस ऐड है। अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल पे आ ही जाएंगे, अगर कुछ अपडेट आते हैं नीट के लिए।
उसके बाद है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सिमिलरली पी ब्लॉक के जैसी इसकी स्टडी करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हमें लॉजिक लगाना है। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, तो थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा होता है और आपको रीड कॉन्सेंट्रेशन, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ये मेरा पसंदीदा सिलेबस है क्योंकि हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री एक मतलब जहां पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हो तो एक चैलेंजिंग होता है, अच्छा लगता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल आपको जो है बेटा कितने टॉपिक स्टडी करने आप यहां पर देख सकते हो। हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतने टॉपिक आपको बेटा स्टडी करने हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट हो गया, मोल कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं जनरली, बीओसी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल बहुत ज्यादा है, अगर आपको मोल आ जाए ना बेटा तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी हो जाती है, बट मोल कंसेप्ट अगर आप कर लोगे ना तो बहुत सारे प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे उसमें कैलकुलेशंस वगैरह होने वाले हैं आपके लिए, तो ये भी हम समझ लेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेट होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम है, हाँ इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, केमिकल एक अलग से पढ़ना होता है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम में हम समझ लेंगे थोड़े से, मतलब कंक्लूसिव टॉपिक है थोड़ा सा। फिजिक्स जिनका अच्छा होगा, मैथ जिनका अच्छा होगा, उनको डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री इजी जाएगा। और ये भी ना बेटा, ये भी लगभग 15 मार्क्स, क्या मतलब 15 क्वेश्चंस कवर कर लेता है, 60 मार्क्स कवर कर लेता है। ऑर्गेनिक में भी वैसा ही है बेटा, मतलब इनऑर्गेनिक में उसमें भी 14 to 15 क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये टोटल आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, स्टडी करना है। और ये स्टडी करते समय आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको बोर्ड की भी एग्जाम अपेयर करनी है। अभी दिक्कत ये है सर, क्या हमने एनसीईआरटी पूरा अगर फॉलो कर लिया तो नीट की एग्जाम हम क्वालिफाई हो जाएंगे क्या? तो बेटा मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही है, एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही है अगर आपको नीट देनी है। प्योरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो जाएंगे आपके। एनसीईआरटी से आपको ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा, और इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ रेफरेंस बुक भी यूज करने पड़ेंगे। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी नीट की एग्जाम अपियर करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कुछ फोकस करने के लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि फोकस ऑन एनसीईआरटी। मैंने क्या बताया कि फोकस ऑन एनसीईआरटी, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है। एनसीईआरटी छोड़ के आप नीट को इमेजिन ही नहीं कर सकते, बराबर क्या नहीं। तो एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी है, फोकस करना है। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज रेगुलरली। अब ये पीवाईक्यूज मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, ओके, तो उनको जब आप सॉल्व करते हो बेटा तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा उसमें, तो उस पैटर्न के हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिवाइज फॉर्मूलाज डेली, हर रोज रिवाइज होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट की होती है। तो आप बोलेंगे सर कितनी स्टडी करनी चाहिए? तो मुझे लगता है बेटा इनिशियल स्टेज में अगर आप है, अगर आप अभी 11th से 12th में जा रहे हो, तो आपको कम से कम, मैं बोल रहा हूं आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ अगर आप फ्रेशर हो, अभी 10th में से 11th में जा रहे हो आप, तो आप क्या करो ना, प्रैक्टिस कर जाओ। कितना 6 आवर्स स्टडी अभी ये कर लो आप, ठीक है। आपका पीसीबी ग्रुप रहेगा तो 2 आवर्स का आपको स्पैम देना है हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये बहुत जरूरी है और हर रोज करना है। आप धीरे 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 जैसे से आप आगे बढ़ोगे, इस 6 घंटे का आपको 8 घंटे में कन्वर्जन करना है। ये सिर्फ मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं और ये करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको अच्छी रैंक लानी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो इसीलिए आपको ये करना बहुत जरूरी रहेगा बेटा। धीरे धीरे ये 8 घंटे तक, मतलब आपको रेगुलर क्लासेस भी करनी है, बराबर कि नहीं, क्लास रहेगी आपकी वो भी करनी है, और उसके बाद ये स्टडी भी करनी है आपको, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, स्ट्रेटजी क्या करनी है। सबसे पहले आप क्या कर लो ना, टाइम मैनेजमेंट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, हर दिन के जो 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे जो है हर दिन के, उसमें से आप 6-7 घंटे नींद के लिए दे दो, ठीक है। मतलब नींद तो आती है ना, नींद बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, ओके। चलिए 6-7 घंटे निकल गए तो बचते आपके पास में 17 घंटे। अब इस 17 घंटे में से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, 6 से 8 घंटे स्टडी के लिए निकालने बेटा आपको, ओके। किसके लिए लेने हैं? स्टडी के लिए। ये प्रॉपरली स्टडी, इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके साथ ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नो कॉम्प्रोमाइज विल बी विथ दिस स्टडी आवर्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप
अभी 11 से 12th में जा रहे हो, 2027 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो आपको 8 घंटे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं हाउ कंडीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हर रोज स्टडी करनी है, बराबर कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप क्या करोगे, कम से कम शुरुआत में आपको हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। पूरे सिलेबस पे कर लो, पार्ट सिलेबस पे कर लो, जितना हुआ है उतना कर लो। अगर कोई बच्चा अभी 12th में है, 12th में मतलब 12th में अभी वो अपियर होगा, 2027 में वो नीट की एग्जाम देगा, तो मैं बोल रहा हूं बेटा आपको करना क्या है कि आपको हर दिन, मैं बोल दूं आपको हर दिन या हफ्ते में 3 दिन तो भी आपको मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। पूरे सिलेबस पे आप देख सकते हो, वीक टॉपिक एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। तो वीक टॉपिक मतलब क्या ना, कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उसको बार बार एनालाइज करो, छोड़ मत दो उसको, उसको हमेशा एनालाइज करते रहो, धीरे धीरे एनालाइज करते रहो। जो आसान है उसमें तो परफेक्ट हो ही जाना है हमें, लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन के बारे में सोचना है बेटा, क्योंकि बूंद बूंद बने सागर जैसे हम बोलते हैं, वैसे एक एक क्वेश्चन करके ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसिस्टेंट रिवीजन। और कंसिस्टेंट रिवीजन के लिए आपको चाहिए होता है परसिस्टेंस, बराबर कि नहीं, और उसके बाद चाहिए होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शुरुआत में नहीं आएगा बेटा आपको, डिसिप्लिन आपको परसिस्टेंस से आएगा, परसिस्टेंस प्लस डिसिप्लिन दोनों मिलके आपका बन जाएगा कंसिस्टेंसी, फिर आप में आएगी कंसिस्टेंसी, सातत्य आ जाएगा आपके स्टडी में। तो ये सब कुछ आपको करना है अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, 2027 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी मैं बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस डालने वाला हूं, हम बहुत सारे पीवाईक्यूज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, मैराथन लेक्चर्स भी मैं यहां पर अरेंज करने वाला हूं सैटरडे संडे, तो वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस भी मैं आपके लिए चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उसके कुछ न्यूमेरिक्स, उसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बेटा। तो अच्छा स्कोर कीजिए, बराबर कि नहीं, नीट के अंदर। और अभी हम जानेंगे कि नीट में नीट का जो पैटर्न होता है किस तरीके से होता है, इसको हम समझने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नीट की जो समझने की कोशिश करते हैं इसको, तो देखिए बेटा नीट में टोटल जो है आप अगर देखो तो पीसीबी ऐसा होता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो पीसीबी के कितने क्वेश्चन, पीसी फिजिक्स के 45 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन हो गए, और बायोलॉजी जो होता है उसके कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 90 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी डिवीजन होता है, 45 बिलोंग्स टू बॉटनी एंड 45 बिलोंग्स टू जूलॉजी, बराबर कि नहीं। तो हमें फोकस करना है, मतलब मैं आपको हेल्प करूंगा इन 45 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से पिछले साल फिर से चेंज हो गया, पहले 50 क्वेश्चन आते थे सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहते थे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 जो क्वेश्चन है वो मतलब ऑप्शनल रहते थे, तो 10 आपको, लेकिन अभी पिछले साल से वो एनटीए ने रिड्यूस कर दिया, अभी आपको 45 क्वेश्चन ही आएंगे। और मैंने बोल दिया है कि हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पकड़ के चलना है, कि 15-15 ऐसे डिवीजन पकड़ के चलना है, बराबर के नहीं, ठीक है। और हमें अच्छा स्कोर करना है बेटा, 180 मार्क्स है, ध्यान रखिए 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स 160 प्लस स्कोर कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।